नमस्कार सभी लोगों का। मैं अजीत तिवारी आपको अपने YouTube चैनल आईडी के कोचिंग कैंपस में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, यहां पे मैंने लिखा है रीजनिंग। तो इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि आज से रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो गई है। यानी आज के क्लास में हम रीजनिंग के बारे में थोड़ा कुछ जानेंगे। तो अगर हम रीजनिंग की बात करें, जिसे हिंदी में बोलते हैं तर्क शक्ति, यानी तर्क शक्ति की बात करें तो तर्क शक्ति एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम मतलब चाहे हम स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की बात कर ले, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की बात कर ले, या फिर हम एसएससी की बात करें, बैंक की बात करें, रेलवे की बात कर ले, हम किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की बात कर ले, या फिर हम सीसैट एग्जाम की, जो हमारे सिविल एग्जाम में पेपर एक पूछता है सीसैट, उसकी बात कर ले। उन सभी एग्जामों की दृष्टिकोण से ये जो आपका चैप्टर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम अगर पर्टिकुलर एसएससी की बात कर ले तो एसएससी में अगर 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 4 सेक्शन से 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रत्येक सेक्शन से 25 क्वेश्चन, 25 मैथ, 25 इंग्लिश, 25 रीजनिंग, 25 जीएस। यानी जितना और सब्जेक्ट का वेटेज है उतना ही तो इसका भी है। लेकिन ये जो रीजनिंग सब्जेक्ट है, 25 क्वेश्चन जो बनता है, उस 25 क्वेश्चन को अगर आप कम मेहनत भी किए हों तो भी बड़े आसानी से उस 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी मेरा कहने का ये मतलब है कि इस रीजनिंग सब्जेक्ट में आप कम मेहनत किए हों तो भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। यानी किसी भी एग्जाम के क्लियर करने के नज़दीक आप पहुंच सकते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है। क्लियर है? तो आज की क्लास में हम रीजनिंग के बारे में कुछ जानेंगे। अमूमन जब लोग पढ़ाते हैं, रीजनिंग की शुरुआत करते हैं, तो लोग करते क्या हैं, जैसे ही उन्होंने क्लास की शुरुआत की वैसे ही ले लेते हैं कि नया चैप्टर शुरू, यानी कोई नया चैप्टर लेकर के उस चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं। तो क्या यह तरीका सही है? आखिर में सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि जिस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं आखिर में वो है क्या, हम उसे पढ़ क्यों रहे हैं, उसका यूज क्या है, इसका उद्गम कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले हमें यह चीज पढ़ना होगा ना। तो आज की क्लास में हम यही चीज पढ़ेंगे कि रीजनिंग क्या है, इसे पढ़ते क्यों हैं, इसका यूज क्या है, हमारे समाज में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो आज ये सब चीजें हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम रीजनिंग में पढ़ना क्या है, पहले पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट मैंने यहां पे लिखा, रीजनिंग क्या है, यानी व्हाट इज रीजनिंग, तर्क शक्ति क्या है। एक और पॉइंट यहां पर पढ़ेंगे कि इसका यूज क्या है हमारे एग्जाम में, अर्थात हम कह सकते हैं इसे पढ़ते क्यों हैं। ये 2 पॉइंट हो गए। एक तीसरा पॉइंट आप लास्ट यहां पर देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ रीजनिंग, या फिर हम कह सकते हैं कि तर्क शक्ति का वर्गीकरण। तर्क शक्ति का वर्गीकरण मतलब क्या, इसे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एसएससी की दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है, या फिर बैंक के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, कितने सेक्शन में मैंने इसे डिवाइड किया है। ये सब चीज आप यहां पर पढ़ेंगे। कहां पर? क्लासिफिकेशन ऑफ रीजनिंग में, यानी रीजनिंग के वर्गीकरण, तर्क शक्ति के वर्गीकरण में। तो सबसे पहले पॉइंट पे यहां पे बात करते हैं कि रीजनिंग क्या है, व्हाट इज रीजनिंग। तो रीजनिंग को अगर हम हिंदी भाषा में देखें तो आप सभी को पता होगा इसे हिंदी में बोलते क्या है, इसे हिंदी में हम बोलते हैं तर्क शक्ति। तर्क शक्ति
को देखने से आपको ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा होगा कि तर्क शक्ति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द आपका तर्क और दूसरा शब्द शक्ति, यानी तर्क और शक्ति को अगर हम जोड़ दें तो हमें एक नया शब्द मिल रहा है, और वो शब्द क्या है? तर्क शक्ति। तर्क शक्ति क्या है? तर्क शक्ति दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, एक तर्क दूसरी शब्द शक्ति, यानी तर्क और शक्ति को जोड़ने से हमें नया शब्द क्या मिल रहा है? तर्क शक्ति। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है तर्क निकालने की शक्ति, तर्क सोचने की शक्ति, तर्क समझने की शक्ति या तर्क करने की शक्ति। शायद आपको नहीं समझ में आया होगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान हमसे एक पहेली पूछता है, कोई भी पहेली, तो उस पहेली का उत्तर देने के लिए हम उसके बारे में कुछ सोचते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं उस पहेली के बारे में और सोच समझकर उस पहेली का उत्तर देते हैं। तो जिस शक्ति से हम उस पहेली के बारे में सोचते हैं, समझते हैं और उसका उत्तर देते हैं, वही शक्ति क्या कहलाती है? तर्क शक्ति। एक बार और समझिए, जैसे सपोज आपसे कोई व्यक्ति कोई पहेली पूछता है, तो उस पहेली को सुलझाने के लिए, उसका उत्तर देने के लिए आप उस पहेली के बारे में कुछ सोचते हैं, समझते हैं और सोच समझकर उसका उत्तर देते हैं। तो जिस शक्ति से आप उस पहेली के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, दिमाग लगाते हैं और उसका उत्तर देते हैं, वही शक्ति क्या कहलाती है? तर्क शक्ति। क्लियर हुआ? यानी पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लियर किया, तर्क शक्ति क्या है। शायद किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, तर्क शक्ति क्यों पढ़ते हैं। तो तर्क शक्ति क्यों पढ़ते हैं? अगर हम आपसे एक सवाल करूं कि आप इस आईडी के कोचिंग कैंपस में क्यों पढ़ते हैं, आप इस आईडी के कोचिंग कैंपस में क्यों पढ़ते हैं, या फिर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है कि आप इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो या तो आपका जवाब आएगा कि सर इस कोचिंग की बिल्डिंग बहुत बड़ी है, यहां पे ढेर सारे खेलकूद के अच्छे संसाधन हैं, इस कोचिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, इसकी बिल्डिंग बहुत बड़ी है, ये सब चीज आप बताएंगे। तो क्या अगर ये सब चीज आप बता रहे हैं तो क्या ये सही आप बोल रहे हैं? नहीं, ये सही नहीं है। सही क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस कोचिंग में क्यों पढ़ते हैं, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि सर इस कोचिंग में या इस स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है, दैट्स द रीजन कि हम इस स्कूल में पढ़ते हैं या इस कोचिंग में पढ़ते हैं। क्लियर है? तो यही सवाल अगर मैं आपसे करूं, हम इसे पढ़ते क्यों हैं, तो आपका जवाब आएगा कि सर यह हमारे एग्जाम में पूछता है। अब यही सबसे बड़ा सवाल उठ गया कि हमारे एग्जाम में क्यों पूछता है, क्योंकि मैंने तो रीजनिंग सब्जेक्ट कभी पढ़ा ही नहीं है। मैंने शिशु से लेकर के पीएचडी कर लिया, कभी मैंने रीजनिंग सब्जेक्ट पाया ही नहीं। मैंने हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया, बीए, बीएससी, बीए, बीकॉम, बीटेक, एमटेक, एमएससी, एमए सब कुछ कर लिया, पीएचडी भी कर लिया, बट मेरे को कभी रीजनिंग सब्जेक्ट मिला ही नहीं। तो आखिर व्हाट कुड बी रीजन? कारण क्या है कि रीजनिंग के सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और पूछे ही नहीं जाते, ज्यादा से ज्यादा अत्यधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। यानी अगर आपका रीजनिंग का पोर्शन कमांड हो जाए तो किसी भी एग्जाम के आप बिल्कुल नजदीक जा सकते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है। तो सवाल ये उठता है कि हम इसे पढ़ते क्यों हैं। तो ध्यान दें, हम इसे पढ़ते क्यों हैं। किसी भी एग्जाम हॉल में जब आप बैठते हैं, तो अगर एग्जाम हॉल में जब आपको पेपर मिलता है, तो पेपर में ये सब्जेक्ट जब आपको मिलता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मैंने कभी ये तो पढ़ा नहीं है, तो आखिर में सब्जेक्ट ये नहीं आना चाहिए। लेकिन एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है? एग्जामिनर आपके दिमाग को चेक करना चाहता है कि आखिर में आपका दिमाग विकसित कितना किया है, आपका दिमाग डेवलप कितना किया है। सिर्फ एग्जामिनर ये चीज आपके अंदर जानना चाहता है। इसी कारण हमारे एग्जाम में इस पोर्शन से, इस पार्ट से सवाल पूछे जाते हैं।
यानी इसका जवाब आता है कि हमारे एग्जाम में क्यों पूछता है, तो इसका जवाब है टू चेक द कैपेसिटी ऑफ योर माइंड। यानी हमारे दिमाग की क्षमता को चेक करने के लिए, हमारी मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए ही हमारे एग्जाम में रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ? पहला पॉइंट क्लियर हुआ। रीजनिंग क्या है? रीजनिंग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तर्क शक्ति। तर्क और शक्ति को जोड़ते हैं तो एक नया शब्द तर्क शक्ति मिलती है। इसका अर्थ होता है तर्क करने की शक्ति, तर्क समझने की शक्ति, तर्क लगाने की शक्ति। दूसरा पॉइंट की बात किया मैंने, रीजनिंग क्यों पढ़ते हैं? सिंपल सी बात है, एग्जामिनर आपके अंदर काबिलियत क्या है, आप किसी भी चीज को कितने अच्छे तरीके से उसके बारे में सोच सकते हैं। यानी मेरा कहने का ये मतलब है, सिर्फ आपका दिमाग, आप एग्जामिनर सोचता क्या, एग्जामिनर चाहता क्या है कि आपका दिमाग विकसित कितना हुआ है, आपका दिमाग डेवलप कितना किया है, सिर्फ यही चाहता है एग्जामिनर आपसे। इसलिए रीजनिंग के सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरे पार्ट पर आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रीजनिंग। ध्यान दीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ रीजनिंग की बात करें। अच्छा, एक चीज और यहां पे आप जान लीजिए, जब आप रीजनिंग के सवाल को सॉल्व करते हैं तो सवाल को सॉल्व करने का हमारा बेस क्या होना चाहिए, यानी किस आधार पर हम सवाल के बारे में सोचे, सवाल को सॉल्व करने का हमारा बेस आधार क्या होना चाहिए। तो किसी भी सवाल को सॉल्व करने का जो आधार होता है वो दो आधार, पहला जो बेस होगा, पहला जो आधार होगा वो आपका अनुभव होगा, आपका एक्सपीरियंस होगा। जितना एक्सपीरियंस आपके पास होगा उतने अच्छे तरीके से आप किसी भी सवाल के बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और बिना पेन कापी उठाए आप उस सवाल का जवाब दे सकते हैं, उसका उत्तर दे सकते हैं। यह आपका पहला आधार हुआ, पहला बेस हुआ। और दूसरे बेस की बात करें तो दूसरा बेस आपका पूर्व ज्ञान है, यानी इसके पहले आपको जितना नॉलेज हुआ है, जितना नॉलेज आपको इसके पहले है, उसी पर आधारित है कि किस तरीके से आप उस सवाल के बारे में सोच सकते हैं। क्लियर है? तो अब यहां पर तीसरे पार्ट पर आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रीजनिंग। देखिए, आज की क्लास में हम सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे और इसके बाद सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से आपकी क्लासेज स्टार्ट होगी 1 बाय 1 चैप्टर से, तो ध्यान दीजिएगा। क्लासिफिकेशन की बात करें, वर्गीकरण की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रीजनिंग, यानी तर्क शक्ति का वर्गीकरण, तर्क शक्ति का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रीजनिंग की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस रीजनिंग भाषा की, या फिर हम कह सकते हैं कि इस रीजनिंग सब्जेक्ट की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम बहुत पीछे चले, यानी बहुत साल पहले की बात करें, पास्ट की बात करें, जिस समय आदिमानव लोग रहते थे, तो आदिमानव लोग रहते कैसे थे? ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आदिमानव लोग रहते कैसे थे, उनका दैनिक जीवन कैसे बीतता था? वो जंगलों में रहते थे और वहीं से जो फल फूल होता था वही सब खाते थे, जंगली जानवरों को खाते थे, और उसी से उनका जीवन यापन चलता था, उसी से उनका जीवन निर्वाह होता था। यानी उन्हें समाज के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। न तो वे खेती करना जानते थे, न तो वे पशुपालन जानते थे, यानी किसी भी चीज को करने का उन्हें कोई आइडिया नहीं था, बिल्कुल इन सब चीजों से अनजान थे, परे थे। तो क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे समय बीता तो उनकी जरूरतें बढ़ी, उनकी आवश्यकताएं बढ़ने लगी। तो आवश्यकताएं जब बढ़ी तो उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहा।
तो आवश्यकताएं पूरी कैसे हुई? आवश्यकताएं पूरी हुई तब जब वे लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, यानी समाज के बारे में सोचे, समझे, विचार किए और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे से कम्युनिकेशन का माध्यम चुना। और कम्युनिकेशन का माध्यम क्या चुना? अपनी बात को दूसरों के समक्ष रख सकते थे या फिर दूसरों की बात को सुन सकते थे, समझ सकते थे। यही तो कम्युनिकेशन का माध्यम था। यानी जैसे जैसे जनरेशन बढ़ी, जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, लोग मॉडर्न हुए उस समय के, तो उनकी आवश्यकताएं बढ़ी। तो आवश्यकताएं बढ़ने के साथ साथ उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्होंने समाज के बारे में कुछ जानना चाहा। समाज के बारे में जब जानना चाहा तो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहे। कम्युनिकेट जब किए तो वहां पर एक वो लोग हुए, एक वो लोग आए जो लोग अपनी बात को दूसरों के समक्ष रख सकते थे, यानी बोलचाल की भाषा को समझ सकते थे। और एक वो लोग हुए जो लोग अभी भी एक दूसरे की भाषाओं को नहीं समझ सकते थे, फिर भी वो कम्युनिकेट कर सकते थे एक दूसरे से, यानी अपनी भाषाओं को, यानी बोलचाल की भाषाओं को नहीं समझ सकते थे, फिर भी वो कम्युनिकेट कर सकते थे। तो उनका कम्युनिकेशन का माध्यम क्या था? वो कैसे कम्युनिकेट किए? उन्होंने अपनी बात को दूसरों के समक्ष रखने के लिए एक सिंबल का सहारा लिया, एक साइन का सहारा लिया या एक चिन्ह का सहारा लिया। कम्युनिकेशन का दो माध्यम हुआ यहाँ पे। एक तो वो लोग जो लोग अपनी बात को दूसरों के समक्ष रख सकते थे, यानी बोलचाल की भाषा को समझ सकते थे, एक वो हुआ। और दूसरे लोग जो अब भी नहीं समझ सकते थे, नहीं बोल सकते थे, उनके लिए दूसरा आया। कौन सा? वो लोग के लिए सिंबल का प्रयोग किया गया, साइन का प्रयोग किया गया, चिन्ह का प्रयोग किया गया। क्लियर है? तो इसी आधार पर मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट में जब डिवाइड किया तो आपका एक पहला पार्ट यहां से निकल के आया, वर्बल रीजनिंग। एक पार्ट निकल के आया वर्बल, और एक और पार्ट दूसरा जो निकल के आया वो कौन सा था? नॉन वर्बल। एक आपका वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। वर्बल को हम बोलते हैं भाषिक और नॉन वर्बल को बोलते हैं आभाषिक। नाम से स्पष्ट है, भाषिक मतलब इसमें भाषाओं का ज्ञान था और आभाषिक मतलब इसमें भाषाओं का ज्ञान नहीं था। सिर्फ अपनी बात को दूसरों के समक्ष रखने के लिए साइन का प्रयोग कर सकते थे, साइन का प्रयोग करते थे, चिन्ह का प्रयोग करते थे या फिर सिंबल का यूज करते थे। जैसे मैंने यहां पे एक साइन बनाया, शायद सभी लोग जानते होंगे। इस चिन्ह का नाम सभी लोग जानते होंगे, स्वास्तिक बोलते हैं। आप सभी ने इसका नाम तो सुना ही होगा। 1 साल का बच्चा भी ये सब जानने लगा आजकल। इसका महत्व तो इतना बढ़ गया है, सभी लोग जानने लगे हैं। यानी जो लोग एक दूसरे की भाषाओं को समझ सकते थे उनको मैंने यहां पर रखा, और जो लोग अभी भी एक दूसरे की भाषाओं को नहीं समझ सकते थे बट कम्युनिकेट कर सकते थे, वो लोग कैसे कम्युनिकेट किए? साइन के माध्यम से, यानी किसी चीज को दर्शा करके कम्युनिकेट कर सकते थे। तो यहां पे मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए वर्बल रीजनिंग भी हम यहां पर दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वर्बल रीजनिंग में हम यहां पर, भाषिक भी हम यहां पर दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट आपका जिसे हम बोलेंगे बेसिक्स एंड फंडामेंटल। एक पार्ट आपका होगा बेसिक्स एंड फंडामेंटल, और जो दूसरा पार्ट होगा वो आपका होगा एनालिटिकल। एक आपका होगा बेसिक्स एंड फंडामेंटल और दूसरा होगा एनालिटिकल। अभी हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम वर्बल रीजनिंग की बात कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए बेसिक्स एंड फंडामेंटल में कौन कौन से चैप्टर को हमें पढ़ना है
इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो बेसिक फंडल में ये भाषिक है, यानी सबसे पहले हमें भाषाओं का ज्ञान हुआ। सबसे पहले हम एक दूसरे की भाषाओं को समझ सकते थे, यानी बोलचाल की भाषाओं को मैंने जाना। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टाइप निकल के आया, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला टाइप निकल कर आया स्टेटमेंट फॉर्म। आप किसी भी एग्जाम में बैठे होंगे तो आपको स्टेटमेंट टाइप का सवाल जरूर मिला होगा। लेटेस्ट एग्जाम की बात कर रहे हैं हम, बैंक की ही बात कर नहीं कर रहे हैं। बैंक के दृष्टिकोण से तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बट और एग्जाम की बात कर लें तो हर एग्जाम में इस टाइप के सवाल पूछ रहे हैं। इसमें एजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन अभी आपको बता रहे हैं, कंक्लूजन, सिलॉक्स, ये सब चैप्टर यहाँ पर आते हैं। यानी स्टेटमेंट फॉर्म सबसे पहले आया। तो जब ये फॉर्म आ गया तो जैसे जैसे समय बीता और समय बीता, लोग और मॉडर्न हुए, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी। अब क्या हुआ, अब जब लोग भाषाओं को जान लिए थे, हिंदी भाषा को जान लिए थे, उनको दिमाग में ये आया क्यों ना अब हम इंग्लिश भाषाओं को जाने, यानी ABCD को जाने। तो उन्होंने इसके बाद क्या जाना, दूसरा यहां से निकल के आता है अल्फाबेट फॉर्म। यानी दूसरा क्या निकल के आया, अल्फाबेट फॉर्म, यानी ABCD का ज्ञान उन्हें हुआ। और समाज बढ़ा, समाज और विकसित हुआ, जनरेशन और बढ़ी, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गई, समय बीतता गया। तो तब क्या हुआ, स्टेटमेंट के बाद अल्फाबेट आया। अब उन्होंने बोला कि अब हम गिनती को जानेंगे, 1 2 3 4, यानी नंबर को जानना होगा हमें। तो इसके बाद उन्होंने क्या जाना, अगला आपका आता है नंबर फॉर्म। ये आपका आ गया नंबर। इसके बाद एक और चीज यहां से आया, जब समाज और बढ़ा, लोगों की जरूरतें और बढ़ी, लोग और मॉडर्न हो गए, तो उन्होंने बोला कि अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हीं तीनों का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, यानी एक तरीके से इन्हीं तीनों का यूज करेंगे। तो यूज में मैंने एक नया चैप्टर पढ़ा, कौन सा, इस चैप्टर का नाम शायद सभी लोग जानते होंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग। यानी चौथा आपका जो फॉर्म, चौथा टाइप जो बना, ये आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग बना। इतना समझ में आया आपको। सबसे पहले स्टेटमेंट फॉर्म, स्टेटमेंट टाइप के सवाल बनता है, अल्फाबेट में सवाल बनता है, नंबर फॉर्म के सवाल बनते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग के सवाल बनते हैं। ये आपका बेसिक है। अभी एनालिटिकल की बात बाद में करते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं कि स्टेटमेंट टाइप के कौन कौन से सवाल, या फिर सबसे पहले एक उदाहरण लेके समझाते हैं कि स्टेटमेंट टाइप ही क्यों आया। सबसे पहले हम स्टेटमेंट क्यों पढ़े। सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। सबसे पहले ये बताइए, क्या यह एक सेंटेंस है? अगर सेंटेंस है तो 100% कथन होगा। तो क्या यह सेंटेंस है? सेंटेंस है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट होगा। अगर स्टेटमेंट है यानी मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये स्टेटमेंट है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीता, उनकी आवश्यकताएं बढ़ी, लोग थोड़ा मॉडर्न हुए, तो उनके दिमाग में आया कि जब इनकी जनरेशन बढ़ी तो उनके दिमाग में आया अब तो हम अल्फाबेट जान लिए, ABCD जान लिए, तो क्यों ना मैं इससे इस इतने बड़े वर्ड को कन्वर्ट कर दूं अल्फाबेट में। और किस तरीके से कन्वर्ट किया, सबसे पहले ये बताइए कि ये लोग बोलते कौन है। ये मेरे दादा दादी, सपोज मान लेते हैं पुराने जमाने की बात कर रहे हैं ना, तभी मान लेते हैं नाना नानी, यानी दादा दादी नानी नाना। ये जो सेंटेंस है मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये कौन लोग बोले? उस जमाने के लोग बोले, बहुत पुराने जमाने के, यानी दादा दादी नाना नानी। क्लियर है। इसके बाद जब और जनरेशन बढ़ी, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, लोग ABCD जान गए, तो इनकी एक पीढ़ी नीचे जब जनरेशन आई, वो जनरेशन कौन थी? इनके इनके लड़के और लड़कियां, यानी मेरे लिए माता पिता। जब माता पिता हुए तो उन्होंने बोला कि हम इतने बड़े हिंदी सेंटेंस को नहीं लिखने वाले हैं, तो आखिर तू लिखने वाला क्या है? मैंने बोला कि मैं इतने बड़े हिंदी सेंटेंस को नहीं लिखूंगा, मैं तो अल्फाबेट जान गया हूं, तो मैं अल्फाबेट का यहाँ पे यूज करूंगा
और मैंने यूज क्या किया, आई लव यू। नहीं समझ आया, ध्यान दीजिए। देखिए एक दूसरे से कैसे रिलेट, देखिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आप एक दूसरे से रिलेट नहीं करेंगे, अपने अंदर ट्विस्ट नहीं पैदा करेंगे, तब तक ये सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आने वाला है। इस सब्जेक्ट को आप बिल्कुल बिंदास पढ़िए, बिना झिझक के। रीजनिंग पढ़ रहे हैं ना, तर्क शक्ति, तर्क लगाइए, किसी भी तरीके से तर्क लगाइए, तर्क लगना चाहिए बस। क्लियर है ना। यानी ये आपका, मैंने आपको बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ स्टेटमेंट था, जनरेशन और बढ़ी, समाज विकसित हुआ, लोगों की ज़रूरतें बढ़ी, उन्होंने ABCD जाना तो इसको ABCD में बदल दिया, यानी आई लव यू लिख दिया। इसके बाद जनरेशन और बढ़ी, अब कौन सी जनरेशन आई, अब मेरे जनरेशन के लोग आए, यानी स्वयं के जनरेशन की बात करते हैं, मेरे आपके। इसमें क्या हुआ, इसमें उन्होंने नंबर भी जान लिया, तो नंबर भी जान लिया तो उन्होंने बोला कि मैं इसका भी यूज नहीं करने वाला, इसका भी यूज नहीं करने वाला, क्योंकि ये सब पुराना हो गया, हम नए जमाने के हैं, हम नया चीज यूज करेंगे। तो उन्होंने नया कौन सा चीज यूज किया, आप सभी लोग जानते होंगे 1 4 3। ऐसा कोई नहीं होगा जो ना जानता हो, सभी लोग जानते होंगे, 5 साल का बच्चा भी जानता है। अब क्या हुआ, और समाज का विकास हुआ, लोग और मॉडर्न हुए, मॉडर्न होने के साथ साथ उनकी ज़रूरतें बढ़ी, तो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने बोला कि अब हम इन तीनों का एप्लीकेशन जानेंगे। इन तीनों का एप्लीकेशन, यानी जब इनके बच्चे और बच्चियां हुई, इनके लड़के और लड़कियां हुई, यानी मेरे जनरेशन के जितने लड़के और लड़कियां होंगी, वो बोलेंगे कि मैं इसका भी यूज नहीं करने वाला, इसका भी यूज नहीं करने वाला, इसका भी यूज नहीं करने वाला। मैं करूँगा क्या, मैंने किया ADC। समझ लीजिए कैसे लिखा गया है, आप जानकार हैं। क्लियर है ना। जब आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएंगे तो ये चीज़ बता देंगे, और समझदार हैं, समझने के लिए इशारा काफ़ी समझ जाइएगा। तो ये आपको मैंने बताया स्टेटमेंट फॉर्म, अल्फ़ाबेट फॉर्म, नंबर फॉर्म और कोडिंग डिकोडिंग फॉर्म, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। अब इसमें किस टाइप कितने सवाल बन सकते हैं, कौन कौन से टाइप के सवाल बनते हैं, अब यहाँ पे इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए स्टेटमेंट फॉर्म की बात करें, मैंने यहां पे पहला चैप्टर लिया, एजम्पशन। एजम्पशन के बाद दूसरा चैप्टर लिया मैंने यहां पर आर्गुमेंट। एजम्पशन को पूर्वधारणा बोलते हैं, एजम्पशन को अनुमान बोलते हैं, आर्गुमेंट को तर्क बोलते हैं, तर्क। इसके बाद एक चैप्टर और यहां पर मैंने पढ़ा, सिलॉक्स न्याय निगमन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। इसके बाद एक चैप्टर और पढ़ा मैंने यहां पे, चौथा चैप्टर कंक्लूजन, और पांचवा चैप्टर कोर्स ऑफ एक्शन। ध्यान दीजिए, इसे बोलते हैं पूर्वधारणा, इसे बोलते हैं तर्क, इसे बोलते हैं न्याय निगमन, इसे बोलते हैं निष्कर्ष, इसे बोलते हैं कोर्स ऑफ एक्शन यानी कार्यवाही। सबके साथ स्टेटमेंट लगा हुआ है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कथन एवं कार्यवाही। तो इसको एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। जैसे मैंने एक, अब हम उस पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, तो पुराने जमाने की बात करें तो राजा प्रजा हुआ करती थी। तो मैंने एक सेंटेंस यहां पर बोला कि मैं उस चोर को पकड़ लूंगा। अगर मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिए तभी समझ में आएगा। मैं उस चोर को पकड़ लूंगा, तो ये बताइए कि अगर मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं तो मैं कुछ अनुमान लगा रहा हूं। मैं उस चोर को पकड़ लूंगा तो ये अनुमान है, एजम्पशन है, एज्यूम कर रहा हूं। तो अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं उस समय किसी न किसी पद पर रहा हूंगा, तभी ये सेंटेंस मैं बोल रहा हूं कि मैं उस चोर को पकड़ लूंगा। क्लियर है। अब समाज में, सभा में और लोग बैठे होंगे, और लोग बैठे होंगे, तो इस सेंटेंस पर, इस एजम्पशन पर तर्क होगा। तो अगला चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे, आर्गुमेंट। तर्क होने के बाद कुछ न्याय होगा, न्याय होगा तो अगला चैप्टर हम सिलॉक्स न्याय निगमन पढ़ेंगे।
सिलेबस पढ़ने के बाद उस पर कुछ निष्कर्ष आएगा तो अगला चैप्टर हम कंक्लूजन निष्कर्ष पढ़ेंगे, और जब निष्कर्ष पढ़ लेंगे तो उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन यानी कार्रवाई हो जाएगी, लिए गए निष्कर्ष पर क्या हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी। तो कुल मिलाकर हम स्टेटमेंट फॉर्म में कितने चैप्टर पढ़ने वाले हैं, 1 2 3 4 5 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। बेसिक्स एंड फंडामेंटल है। इसके बाद अल्फाबेट की बात करते हैं। तो अल्फाबेट फॉर्म में ध्यान दीजिएगा, बेसिक आप पढ़ते हैं। सबसे पहला जो आपका चैप्टर होगा वह होगा अल्फाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण। एक और चैप्टर आप यहां पर पढ़ेंगे वर्ड फॉर्मेशन। एक और चैप्टर आप यहां पर पढ़ेंगे लेटर मिसिंग। लेटर मिसिंग मतलब आपने ये शायद सुना होगा, कभी एग्जाम में बैठे होंगे आप, आपके सामने रीजनिंग कर किताब कभी आई होगी तो ये सवाल आपको मिला होगा, ए बी ऐसे ऐसे, सी डी डी, इस तरीके से सवाल आपको मिला होगा। रिक्त स्थान को भरना पड़ता है, ऑप्शन दिया रहता है। क्लियर? यानी ये चैप्टर हम अल्फाबेट फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद नंबर फॉर्म की बात करते हैं। तो नंबर फॉर्म में पढ़ना क्या, ध्यान दीजिएगा। नंबर फॉर्म में बेसिक 2 चीजें सिर्फ पढ़नी है, 2-3 चीजें। एक आप पढ़ेंगे सीरीज, सीरीज के बाद आप यहां पर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण यानी श्रेणी हो गया, ये वर्गीकरण हो गया। एक और चैप्टर आप यहां पर पढ़ेंगे एनालॉजी सादृश्यता, एनालॉजी टेस्ट सादृश्यता परीक्षण। जैसे ये सवाल आपके सामने आता है कभी कभी 2 4, यहाँ पे लिखा गया है 4 और यहाँ पे ऑप्शन दे देगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देगा, बोलेगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 4 ऑप्शन देगा, इस 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। क्लियर है? और जो चौथा आपका है कोडिंग डिकोडिंग, यह अपने आप में ही एक चैप्टर है। तो कुल मिलाकर हमें बेसिक्स एंड फंडामेंटल में इतनी चीजें पढ़नी है। क्लियर है? अब आते हैं हम एनालिटिकल पोर्शन पर। ध्यान दीजिएगा, देखिए एनालिटिकल की अगर बात करें तो एनालिटिकल मतलब कि अब हम मॉडर्न हो गए हैं, नई जनरेशन की बात यहां पे करते हैं। यहां पर हम नई जनरेशन की बात कर, नई पीढ़ी की बात कर रहे हैं। तो नई पीढ़ी में जैसे ही मेरा जन्म हुआ तो मेरे जन्म के तुरंत बाद हमको माता पिता मिले कि ये मेरे माता पिता है, हमको बताया गया ये मेरे माता पिता है, ये मेरे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, यानी हमको रिश्ता मिला। तो वहां से आप पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम क्या है, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन पढ़ने के बाद हम रिश्ता जान गए, अब हम और धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। बड़े हो रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्या सिखाया गया, दिशा ज्ञान सिखाया गया। यानी अगला जो आप चैप्टर पढ़ेंगे डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन पढ़ लिया, अब और बड़े हो रहे हैं। इसके बाद हमको घड़ी और कैलेंडर दिखाना बताया गया। तो अगला चैप्टर आप तीसरा जो पढ़ेंगे, तीसरा चैप्टर आप यहां पर पढ़ेंगे कैलेंडर और चौथा क्लॉक। क्लियर है? अब हम और बड़े हो रहे हैं, और जब बड़े हो गए तो अब हमारे दिमाग में आया क्यों ना हम उठना बैठना जाने। तो हमें घर वालों ने क्या बताया कि कैसे किसी के सामने उठा जाता है, किसी के सामने बैठा जाता है, रिस्पेक्ट कैसे किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हम बैंकिंग के दृष्टिकोण से मैंने क्या पढ़ा, 5वां सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट अगर यहां पे पढ़ेंगे तो यहीं पर आप एक और चैप्टर पढ़ लेंगे, रैंकिंग टेस्ट का नाम आप सुने होंगे, बैठक सॉरी सिटिंग अरेंजमेंट के बाद रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट के बाद अब हम उठना बैठना जान गए। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना अब कोई हम खेल खेलें। तो मैंने खेल कौन सा खेला, डाइस।
अब अगर आप डाइस यहाँ पर पढ़ लिए तो इसका एप्लीकेशन भी आप यहीं पर पढ़ लेंगे। इसका अनुप्रयोग मैंने यहाँ पर क्या पढ़ा, क्यूब और क्यूबॉइड, यानी हिंदी में बोलते हैं घन और घना। ध्यान से समझिएगा। इसके बाद आगे पजल, ये भी तो एक खेल है, ये भी एक खेल है। पहली भी क्या है, एक खेल ही है। इसके बाद अगला जो चैप्टर आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मशीन इनपुट, या कहीं कहीं आप देखे होंगे इनपुट आउटपुट लिखा जाता है। इसके बाद अगला चैप्टर आया इनइक्वलिटी, असमानता जिसे बोलते हैं। ये कभी आपने सवाल देखा होगा, ए बी सी, ऐसे सवाल आपके सामने आया होगा। क्लियर है। इसके बाद एक और टाइप यहां पर, एक और टॉपिक आता है यहां पर, एज बेस्ड प्रॉब्लम, आयु पर आधारित प्रश्न। एक और सवाल आप यहां पर पढ़ेंगे, एक और टाइप पढ़ेंगे यहां पर, एक और चैप्टर आप यहां पर पढ़ेंगे। कौन सा, मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया। और एक और चैप्टर है, कौन सा, वेन डायग्राम। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। कौन सा सेक्शन, एनालिटिकल का सेक्शन। क्लियर है। अब आते हैं नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में हमें पता है कि इसमें भाषाओं का ज्ञान ना हो करके किसका ज्ञान होगा, इसका किसका ज्ञान होगा। इसमें हम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, साइन का यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, नॉन वर्बल में जो पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर की अगर बात करें तो सबसे पहला जो होगा वो होगा काउंटिंग ऑफ फिगर, यानी फिगर को काउंट करना होगा। कोई ट्रायंगल होगा, उसमें बोलेगा कितने ट्रायंगल है, कुछ ना कुछ उसमें उसके अंदर कुछ कलाकारी कर देगा। कोई स्क्वायर होगा, कोई रेक्टेंगल होगा, कोई सर्कल होगा, कोई चित्र बना देगा, बोलेगा इसमें स्ट्रेट लाइन कितनी है। यानी ऐसे सवाल आपको यहां पर मिलेंगे। इसके बाद दूसरा जो बनेगा वो आपका बनेगा इमेज से आधारित। इमेज से आधारित दो टाइप का सवाल बनेगा। एक आपका बनता है मिरर इमेज और दूसरा बनता है वाटर इमेज। एक चीज और यहां पर आप देखेंगे, पेपर पर आधारित सवाल होगा। पेपर पर आधारित में दो टाइप का सवाल, एक होगा आपका पेपर कटिंग और एक होगा पेपर फोल्डिंग। एक और चैप्टर आप यहां पर पढ़ेंगे, मैट्रिक्स ऑफ व्यू। एक और चैप्टर आप यहां पर पढ़ेंगे एडजेसेंट फिगर और कंप्लीट फिगर। ये आपका पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया। कौन सा, नॉन वर्बल का। ये कुल मिलाकर के एक चैप्टर को अगर हम छोड़ दें, कौन सा, काउंटिंग ऑफ फिगर को, तो बाकी का जितना चैप्टर है ये कुल मिलाकर के 4 दिन का चैप्टर है। 4 दिन में आपका पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। तो ये रहा आपका पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ रीजनिंग, यानी रीजनिंग में हमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। और एक चीज यहां पे और देख लीजिए, इंपॉर्टेंट बैंकिंग के लिए क्या है। बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये है, इंपॉर्टेंट बी, यानी बैंकिंग के लिए। बैंकिंग की बात कर ले या फिर हम किसी भी एग्जाम की बात कर ले, सारे के सारे एग्जाम में इस टाइप के सवाल पूछ रहे हैं। अब सवाल का पैटर्न में, सवाल पूछने का पैटर्न बदल गया है। अब इस टाइप के सवाल आ रहे हैं, स्टेटमेंट फॉर्म के सवाल आ रहे हैं। ये आपका बैंकिंग के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अब एनालिटिकल की बात करें तो ये आपका बैंकिंग के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ये भी बैंकिंग के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये बैंकिंग के दृष्टिकोण, सिटिंग अरेंजमेंट, ये भी बैंकिंग के दृष्टिकोण से, ये भी बैंकिंग की, ये बैंकिंग में आता है। और इसके अलावा
ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कुल मिलाकर के एक ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये 3 इंपॉर्टेंट है, और एक स्टेटमेंट फॉर्म, यानी स्टेटमेंट फॉर्म के जितने सवाल बनते वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो आज आप सीखे क्या? आज आप सीखे कि रीजनिंग क्या है, इसे पढ़ते क्यों हैं, इसका यूज क्या है। अब अगली क्लास में एक चीज और आपने यहां पर सीखा, क्लासिफिकेशन ऑफ रीजनिंग। अब अगली क्लास पे हम 1 बाय 1 चैप्टर पर आएंगे और बेसिक से बिल्कुल आपको एडवांस लेवल तक कराएंगे और इस तरीके से आपको बताएंगे कि अगर सवाल आपके सामने आ जाए, चाहे जैसा भी सवाल अगर आपके सामने आ जा रहा है, तो उसे आप चुटकियों में बिना पेन कापी उठाए ही सॉल्व कर देंगे। क्लियर है? तो सवाल की शुरुआत, चैप्टर की शुरुआत हम यहां से ना करते हुए सवाल में चैप्टर की शुरुआत हम यहां से करते हैं, एनालिटिकल से करेंगे, अगले सेक्शन से, अगले क्लास से, अगले लेक्चर से। क्लियर? क्योंकि ये जो सेक्शन है ये अभी कठिन सेक्शन है, ये जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है ये टफ है। ये जब आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, जब थोड़ा सा मैच्योर हो जाएंगे, जब लैंग्वेज को समझ पाएंगे, कम्युनिकेट कर सकेंगे, तब आपको ये चैप्टर आप पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? तो अभी के लिए अब क्या पढ़ेंगे? ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, कैलेंडर, ये सब पार्ट पढ़ेंगे। क्लियर? हमें विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और भी लोगों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास हम यहाँ पर रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर इसी सेक्शन से लेंगे, एनालिटिकल पोर्शन से। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, थैंक यू।